अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मेरी नज़रें बार बार टेलीफोन की तरफ उठ रही थीं। मैंने सोचा मुझे पुशाली को फ़ोन कर देना चाहिए ताकि सही सूरत हाल का इल्म हो सके। मैंने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। मेरा दिल धड़क से रह गया। मैंने खुश होठों पर ज़बान फेरते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और बड़ी खुश इखलाकी से आवाज़ को खुशगवार बनाते हुए कहा, कैप्टन मेहता। दूसरी तरफ से मेरा बॉस मिस्टर तिवारी बोल रहा था, कैप्टन इस वक्त मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने यस सर कहा। रिसीवर रखने का सोचने लगा कि मिस्टर तिवारी के कमरे में मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। मैं धड़कते दिल के साथ अपने बॉस के कमरे में दाखिल हुआ। वो टेबल लैंप की रोशनी में एक फ़ाइल खोले उसकी वर्कगर्दानी कर रहा था। मैंने जाते ही हिंदू के अंदाज में नमस्कार किया और कुर्सी खींच कर बैठ गया। मिस्टर तिवारी ज़रा देर फाइल के मुताले में मसरूफ़ रहे, फिर अचानक फाइल बंद करके मेरी तरफ गहरी तेज निगाहों से देखा। सेकंड के हज़ारवें हिस्से के लिए भी मैंने अपने चेहरे से किसी किस्म की घबराहट या परेशानी के तासुरात को ज़ाहिर न होने दिया। मैंने शगुफ्तगी से उसे मुखातिब किया, सर आपने मुझे बुलाया था। मिस्टर तिवारी ने अपनी अकाबी आंखें मेरे चेहरे से हटाकर मेज़ पर पड़े लकड़ी के सिगार बक्स में से एक सिगार निकाल कर सुलगाया और फाइल दोबारा खोल लिया। इस फाइल में कुछ आंकड़े गलत लिखे गए हैं। दफ्तर में ज़रूर कहीं घपला हो रहा है, इसे ले जाकर देखो कि किससे कहाँ गलती सरजद हुई है। उसने फाइल बंद करके मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फाइल लेते हुए बड़े अदब से कहा, सर इस रार स्टेशनरी बड़ी नाक़िसाई है। मिस्टर तिवारी ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, प्लीज़ इसे अपने कमरे में ले जाओ और फिर मुझे रिपोर्ट करो कि कहाँ घपला हुआ है। उसकी नज़रें अब भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। साफ ज़ाहिर था कि वो मेरे चेहरे के तासुरात को पढ़ना चाहता है, मगर मैं उसे एक पल के लिए भी मौका नहीं दे रहा था कि वो मेरे जज्बात का अक्स मेरे चेहरे पर देख सके। मैंने यह सर कहा और फाइल लेकर कमरे से निकल गया। अपने कमरे में आकर मैंने फाइल को गौर से देखा। 10 मिनट के मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कहीं कोई घपला नहीं हुआ था। फाइल में तमाम डिमांड आर्डर और ख़रीदे गए माल की रसीदें बाकायदा मौजूद थीं। हकीकत यह थी कि वो पाकिस्तानी जासूसा की गिरफ्तारी के बाद मेरा रद्द अमल देखना चाहता था। उसे पोशाली की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी। उसके बुलाने और घूर कर देखने से मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि पोशाली मैक्रो फिल्म तय खाने से उड़ाने में कामयाब हो गई है। एक लम्हे के लिए मुझे खुशी भी हुई, लेकिन दूसरे लम्हे मैं फ़िक्रमंद हो गया, क्योंकि बास के चेहरे से किसी किस्म की परेशानी या इज़्तिराब का इज़हार नहीं हो रहा था। उसका चेहरा मामूल के मुताबिक मुतमईन था। उसके तसुरात से मैं एक बार फिर इस उलझन में मुब्तला हो गया कि पोशाली के साथ क्या गुजरी है। क्या वो कामयाबी से कले से निकली है या गिरफ्तार कर ली गई है। मिस्टर तिवारी के दफ्तर आ जाने के बाद मैंने पोशाली को लाइब्रेरी फ़ोन करने का इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तिवारी को यह मालूम हो कि मैंने हार्डिंग लाइब्रेरी फ़ोन करके नौमी नाम के किसी केयर टेकर के बारे में दरियाफ्त किया था। ये तो एक खुली हकीकत थी कि मेरा टेलीफोन दफ्तर में भी टैप हो रहा था। मिस्टर तिवारी ने अगर इंटेलिजेंस ऑफिसर को मेरे घर की निगरानी पर लगा दिया था, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे टेलीफोन टैप न होते हों। सन्ड्री और अखराजात वगैरह की फ़ाइल को मैंने एक बार फिर बड़े गौर से पढ़ा, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ ना निकली। मैंने फ़ाइल अपने सामने मेज़ पर खुली ही रहने दिया और सिगार सुलगाकर कुर्सी के साथ टेक लगा लिया। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार गर्दिश कर रहा था कि किसी तरह लाइब्रेरी टेलीफोन करके ये मालूम करूं कि पोशाली वहाँ मौजूद है या नहीं। लेकिन मेरा इस वक्त लाइब्रेरी फ़ोन करना मुनासिब नहीं था। ये अपने आप को फंसाने वाली बात थी। अगर पोशाली मैक्रो फिल्म उड़ा ले जाने में कामयाब हो गई थी, तो उसने वहाँ 2-4 फौजियों को भी मौत की नींद सुला दिया होगा और तिवाड़ी को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने माइक्रो फिल्म की चोरी की तरह कर दी होगी। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे कले से कोई न कोई इतला ज़रूर मिल चुकी है। इस सूरत में मैं अगर लाइब्रेरी फ़ोन करके पोशाली से किसी किताब के बारे में ही बात करता, तो ये यकीनी बात थी कि बॉस उसी वक्त मिलिट्री पुलिस को मशवरा देगा कि हार्डिंग लाइब्रेरी में नौमी नाम की औरत को फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। और अगर पोशाली गिरफ्तार हो चुकी है, तो मैं फ़ोन उठाने वाले से पोशाली के बारे में नहीं पूछूंगा, मगर फिर भी हार्डिंग लाइब्रेरी मिस्टर तिवाड़ी की नज़रों में आ जाएगी और बाद में पोशाली के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मैंने काफ़ी सोचे विचार के बाद दफ्तर से बाहर जाकर पोशाली को फ़ोन करने का फ़ैसला किया। मैंने फ़ाइल बंद किया और उसे लेकर बास के कमरे की तरफ बढ़ा।
अभी मैंने दस्तक देने के लिए हाथ बंद दरवाजे की तरफ बढ़ाया ही था कि मुझे तिवाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। विश्राम, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये औरत कल के सीक्रेट वॉलेट से कोई दस्तावेज ले जाने में कामयाब नहीं हुई है। मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैं फाइल खोलकर उसके वर्क उलटने लगा ताकि अगर कोई कॉरिडोर में से गुजरे तो यही समझिए कि मैं बास के कमरे में दाखिल होने से पहले फाइल के मंदरजात का अच्छी तरह मुताला कर रहा हूँ। मेरे कान बंद दरवाजे पर लगे थे। बास के जुमले ने यह राज फाश कर दिया था कि पोशाली गिरफ्तार हो गई है। कल्ला औरत और सीक्रेट वॉलेट की दस्तावेजात पोशाली की गिरफ्तारी के ये वाज़े इशारे थे। सर, मैं समझता हूँ कि मैं ये बात महता से छुपानी होगी। ज़रा देर बाद विश्राम की आवाज़ सुनाई दी। हम ज़्यादा देर नहीं छुपा सकेंगे, मगर मेरे दिमाग में एक और मंसूबा है, तो मैं फिर बताऊंगा। इस वक्त मैं कले में जाकर उस औरत को देखना चाहता हूँ जो अपने आप को ईरानी टूरिस्ट जाहिर कर रही है। जानता हूँ उसका लिंक बड़ी दूर तक जाता है। सारे कोई बड़ी तजर्बाकार पाकिस्तानी जासूसा लगती है। हमें उससे बहुत सी मालूमात मिल सकती हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तिवाड़ी की आवाज़ आई। कुर्सी चिरचिराई जैसे कोई उठा हो। मैं फाइल को गौर से देखते और उसके वर्क उलटते हुए वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा चपड़ासी मुझे देख रहा था। मैं उसे ये तासुर देना चाहता था कि मुझे फाइल के बारे में कोई ख़ास बात याद आ गई है या कोई भूला हुआ कागज़ याद आ गया है जिसे लेने अपने कमरे में जा रहा हूँ। कमरे में आते ही मैं धम से कुर्सी पर बैठ गया और होंठों को भींचकर गहरे तफक्कुरात में गुम हो गया। पोशाली गिरफ्तार हो गई थी, फिर भी मैं तस्दीक करना चाहता था। इसका एक ही तरीका था कि मैं दफ्तर से बाहर जाकर पोशाली की लाइब्रेरी फ़ोन करूं। मैंने फाइल मेज़ पर रहने दिया और चिपड़ासी को बताकर बाहर निकल आया। ज़रा देर बाद मैं गाड़ी में संसद मार्ग से होता हुआ लोधी रोड वाली छोटी सुपरमार्केट में आ गया। यहाँ मैंने अपनी ब्रांड के सिगारों का डब्बा खरीदा और फिर हार्डिंग लाइब्रेरी का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी, जिसके साथ मेरा दिल भी धड़क रहा था। किसी मर्द ने रिसीवर उठाया था। हेलो, हार्डिंग लाइब्रेरी। जनाब, आपके यहाँ जो लेडी केयर टेकर है, मैंने उसे किताब के बारे में पूछना था। क्या आप उसे बुला सकते हैं? वो आज लाइब्रेरी नहीं आई। आप दोपहर के बाद फ़ोन कर लीजिएगा। मर्द ने जवाब दिया और टेलीफोन बंद कर दिया। इस बात की तस्दीक हो गई थी कि पोशाली वाकई गिरफ्तार हो गई है। मैंने फ़ोन की अदायगी किया और सेल्समैन का शुक्रिया अदा करके दुकान से बाहर निकल आया। वापसी पर मैं ये सोच रहा था कि अगर पोशाली ने तशद्दुद के नतीजे में मेरा नाम बता दिया तो क्या होगा। मेरी बिछी हुई सारी बसात उलट कर रह जाएगी। फिर ख्याल आया कि पोशाली ऐसा नहीं करेगी, वो मर जाएगी मगर ज़बान नहीं खोलेगी। लेकिन इंटेलिजेंस वाले गैर इंसानी तशद्दुद में अपना सानी नहीं रखते। अगर पोशाली उनके सामने हार गई तो मुझे अचानक किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। जहन यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। मैंने वहां से फौरी और हंगामी फरार के तरीकों पर भी गौर करना शुरू कर दिया। बास ने मुझे पुराने कले वाली तफरीगाह में अपने किसी एजेंट से मिलने के लिए कहा था, जिसे मैं नहीं जानता था, मगर वो मेरी शिकल से वाकिफ था। सोचा अगर उससे मिलने जाता हूँ तो मेरे पीछे लगा हुआ खुफिया आदमी भी वहां पहुंच जाएगा, मगर उससे मिलना भी ज़रूरी था। अगर मुझे फ़ौरन भागना पड़ जाता है तो वो मेरी मदद कर सकता था, मगर इससे पहले अपने पीछे लगे हुए आदमी से छुटकारा पाना ज़रूरी था। इसी उधेड़पन में मैं दफ्तर वापस आकर काम में मसरूफ़ हो गया। 2 बजे मिस्टर तिवाड़ी कले से वापस आया। यकीनन उसने पोसाली से पूछगछ की होगी। खुदा जाने उस बेचारी पर क्या बीत रही थी। कहीं उसने मेरा नाम तो नहीं लिया। अजीब अजीब वसवसे मेरे दिल में पैदा होने लगे थे। मैं बास के चेहरे को पढ़ना चाहता था। चुनाचे मैंने फाइल उठाई और उसके कमरे में आ गया। उस वक्त वो मेज़ की दराज में कुछ तलाश कर रहा था। मुझे देखते उसने दराज बंद कर दिया। तुमने फाइल चेक कर ली? किशन में था। मैंने फाइल उसके आगे रख दिया। सर, मुझे तो हिसाब किताब में कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती। मिस्टर तिवाड़ी ने फाइल एक तरफ रख दिया। कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने पोशाली से मिलने के बाद उसके रद्द अमल को तलाश करने के लिए उसके चेहरे पर फिर एक गहरी नज़र डाली। उसका चेहरा ज़्यादा संजीदा हो गया था। सर, आप कुछ थके थके से दिखाई देते हैं, कहीं बाहर गए हुए थे? मैंने आम से अंदाज में पूछा। मिस्टर तिवाड़ी ने एकदम मेरे चेहरे पर अपनी आंखें जमा दी। फिर मुस्कुराते हुए अपने गर्म कोट के कलर को उंगली से झाड़ते हुए बोला, हाँ, ज़रा हेडक्वार्टर तक गया था। क्यों, कोई ख़ास बात है क्या? मैंने जल्दी से कंधे उचके। नो सर, कोई बात नहीं। अपने कमरे में आकर मैंने सिगार सुलगा लिया और बैठकर सोचने लगा
क्या अब मेरा कले में जाना बेकार ही होगा, क्योंकि तेवाड़ी ने विश्राम को कहा था कि भगवान का बड़ा पक्का उपकार हुआ है कि ये औरत अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकी और खुफिया तहखाने की सारी दस्तावेजात अपनी जगह मौजूद हैं। ये इसका मतलब था कि इन लोगों ने लाल किले वाले तहखाने की एक एक चीज़ को फौरन चेक किया होगा। पोशाली गिरफ्तार हो गई थी, इसलिए उसके साथ कुछ ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं किले में जाकर नीम पेड़ वाले गड्ढे की तलाशी लूँ, जहाँ प्रोग्राम के मुताबिक पोशाली ने माइक्रो फिल्म फेंकनी थी। लेकिन अगर मैं सजाता के साथ किले में जाता हूँ तो जासूस मेरा पीछा करेगा और मुझे गड्ढे में झाड़ झंकार की तलाशी लेते हुए देख लेगा। चूँकि वो गड्ढा तहखाने के करीब ही था, इसलिए मेरे बास को यकीन हो जाएगा कि मैं पाकिस्तानी जासूसा की वारदात में मुलव्वस हूँ और गड्ढे में उस शय को तलाश कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी जासूसा वहाँ मेरे ख्याल के मुताबिक फेंक गई होगी। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि सबसे पहले अपने पीछे लगे हुए उस खुफिया जासूस से निजात हासिल करना ज़रूरी है। यह काम मुझे एक ही दिन में सुबह सुबह करना था, ताकि इससे पहले खुफिया आदमी की गुमशुदगी या हलाकत की खबर ऑफिस में पहुँचे, मैं पुराने किले में अपने एजेंट से भी जाकर मिल लूँ। मैं एक तीर से दो निशाने करना चाहता था और वक्त का तकाजा भी यही था। दूसरे रोज़ इतवार था, चुनाचे घर वापस आकर मैंने चाय पिया और गाड़ी निकालकर सजाता की तरफ चल दिया। सजाता को बहरहाल किले में अपने साथ ले जाना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि मैं अकेला अगर गड्ढे में उतरकर कोई चीज़ तलाश करता तो मुझ पर शक किया जा सकता था। सजाता अगर साथ होती तो मैं गड्ढे में उसकी आंख बचाकर लेटर फेंक देता और लेटर तलाश करने के बहाने गड्ढे में उतरकर मैक्रो फिल्म का सुराग लगाने की कोशिश कर सकता था। सजाता थोड़ी देर पहले दफ्तर से आई थी और इस वक्त गुस्ल खाने में थी। मैं उसके माता पिता के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद सजाता बालों के गिर्द तौलिया लपेटे लंबा रेशमी गाउन पहने हुए मुस्कुराती हुई मेरी तरफ बढ़ी। माता जी ने चाय तो नहीं पिलाई होगी तुम्हें? मैंने हंसकर कहा, भाई मैं तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ। सजाता के पिताजी उठकर दूसरे कमरे में चले गए। माता भी उठते हुए बोली, तुम दोनों बैठो, मैं खुद चाय बना कर लाती हूँ। अब मैं माता जी को चाय बनाने से कैसे रोक सकता था। सजाता उसी तरह मेरे पास तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, आज दफ्तर से आते ही कैसे तकलीफ की महाशा जी ने। मैंने कहा, क्यों? क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता सजाता? सजाता ने तिंग कर कहा, प्लीज़ किशन, प्रेम की बात ना करो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। प्रेम होता तो अब तक मुझसे शादी कर चुके होते। मैंने सजाता का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ब्याह भी हो जाएगा सजाता, बस थोड़ी सी देर रह गई है। अच्छा इन बातों को छोड़ो, कल इतवार है। मैं चाहता हूँ कल हम किले में जाकर पिकनिक मनाएं। क्या ख्याल है, चलोगी? हाँ तो कल पिकनिक मेरे साथ मनाने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें डियर? मैंने कुर्सी की पूछ से टेक लगा लिया और जेब से सिगार केस निकाल कर बोला, क्यों, क्या मैं तुम्हारे साथ पिकनिक नहीं मना सकता? अरे भाई तुम एक ही तो सजाता हो जिससे मैं प्रेम करता हूँ। सजाता ने कहा, ज़रूर चलूँगी डियर, मुझे बड़ी खुशी होगी। कल किस वक्त जाएंगे? मेरा ख्याल है 3 बजे के बाद चलें तो अच्छा होगा। 3 बजे के बाद मैं पुराने किले वाली तफरीह गाह में अपने एजेंट से मिलना चाहता था। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं सजाता, दोपहर तक मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। हम कल दोपहर से पहले, मेरा मतलब है कोई 10-11 बजे किले में जाएंगे। खाना वहीं किसी प्लाट में बैठ कर खाएंगे। तुम कुछ बनवा लेना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी डियर। मैं रात का खाना खाकर सजाता के घर से वापस आया। अब मुझे सबसे पहले अपने पीछे लगे हुए खुफिया आदमी का सुराग लगाकर उसे कल के दिन 10 बजे से पहले ठिकाने लगाना था। रात को मैं खुफिया आदमी को ठिकाने लगाने की तरकीबों पर गौर करता रहा। आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई और मैं रात 3 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। अंधेरे में आँख खुली तो तपई पर रखी हुई छोटी घड़ी की चमकीली सुइयाँ रात के 3 बजा रही थीं। मैं जल्दी जल्दी किचन में आ गया। बरामदे में लगे हुए बल्ब की रोशनी में मुझे अपना निबाली चौकीदार स्टूल पर गहरी नींद में सोया नजर आया। यह मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। मैं किचन का कभी दरवाज़ा आहिस्तगी से खोलकर लॉन में आ गया। यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी। खुफिया आदमी ज़ाहिर है मेरे बंगले के बाहर, यानी छोटे फाटक के सामने किसी जगह छुप कर बैठा होगा, या ये भी हो सकता था कि वो आदमी रात के बाद कहीं जाकर सो गया हो। आखिर वो 24 घंटे ड्यूटी तो नहीं दे सकता था। मैं झुककर चलता नीम दरख्त वाले चबूतरे के पास जाकर बैठ गया। घास फूस हटाकर मैंने जहरीले सिगारों वाले प्लास्टिक के लिफाफे में से एक सिगार निकाल कर जेब में रखा
और लिफाफे को लपेट कर उसी तरह चबूतरे के नीचे रख दिया। बेडरूम में आकर मैंने सिगार को अखबार के एक छोटे से कागज़ में लपेट कर अपने तकिए के नीचे रखा और कंबल ओढ़कर सो गया। दूसरे दिन इतवार था, मगर मैं ठीक 7 बजे उठा। 9 बजे तक नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं बाहर निकल आया। सिगार मैंने अपने कोट की जेब में डाल लिया था। मैं उस रोज़ कसदन गाड़ी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। चौकीदार अपनी खोली में सो रहा था। चुनाचे मैंने मुलाजमा कमला से कहा, मैं सजादा बीबी के यहाँ जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा, रात तक आ जाऊँगा, तुम मेरे आने तक घर पर ही रहना। मैंने गैराज में जाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश की। मैं चाबी को घुमाकर फ़ौरन स्विच ऑफ कर देता था। गाड़ी कैसे स्टार्ट हो सकती थी? ये ड्रामा मैंने इसलिए किया था कि अगर खुफिया आदमी मुझे देख रहा है तो उसे यकीन हो जाए कि गाड़ी ख़राब होने की वजह से मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं गाड़ी से निकलकर बाहर आया। चंद कदम चलने के बाद मैं एकदम रुक कर पीछे देखने लगा, जैसे किसी टैक्सी की तलाश में हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मुझे अपने बंगले वाली सड़क की जानिब एक आदमी अपना चेहरा जल्दी से पीछे करता नजर आया। इस कदर अंदाज़ा हो सका कि उसका रंग सांवला है और सर के बाल काले हैं। उस वक्त अगर कोई टैक्सी या रिक्शा आता तो भी मैं उसे कभी न रोकता, क्योंकि मैं पैदल चलकर अपना सुराग रसां की शनाख्त करना चाहता था। मैं टैक्सी रिक्शा देखने के बहाने दाएं जानिब किसी वक्त पीछे भी देख लेता था। सड़क खासी लंबी थी और उसका अगला मोड़ 6 ब्लॉक छोड़कर आता था। मोड़ पर पहुंचकर मैंने दोबारा मुड़कर देखा। फुटपाथ पर एक औरत अपने बच्चे की उंगली थामे आ रही थी, जिसके पीछे एक सिख था। मगर मैंने एक आदमी को एकदम रुकते और एक कोठी की तरफ मुंह करते देख लिया था, जैसे वो किसी कोठी के नंबर की तलाश में हो। यह वही सियाह बनू और सांवले रंगत वाला आदमी था, जिसने भूरा गर्म कोट और ढीली ढाली पतलून पहन रखी थी। मैं सड़क की दूसरी तरफ घूम गया। अब मेरी मंजिल एक बुलंद इमारत थी, जिसमें 2 लिफ्टें लगी हुई थीं। मैं उस खुफिया आदमी को घेर कर उसे बिल्डिंग में ले जाना चाहता था। बिल्डिंग वहाँ से 2 मील के फासले पर थी। मुझे ज़रूरत थी कि वो मेरा पीछा करता रहे, इसलिए मैं टैक्सी वगैरह नहीं ले रहा था। मैं पैदल ही चलता चला गया। कोई मोड़ घूमने से पहले मैं पीछे मुड़कर देख लेता था। मैं रुकता तो मेरा ताक़ुब करने वाला भी रुक जाता। अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इस शख्स को मेरी निगरानी पर लगाया गया है। रास्ता काफ़ी लंबा था, मगर बारौनक सड़कों की वजह से मुझे ज़्यादा थकावट और बोरियत महसूस न हुई। इस बात से मुझे हौसला मिल रहा था कि एक खुफिया आदमी बराबर मेरा ताक़ुब करता चला रहा था। मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरने के बाद मैं नई दिल्ली की कुशादा और बुलंद इमारतों वाली सड़क पर निकल आया। छुट्टी का दिन होने की वजह से दुकानें बंद थीं, मगर लोग आ जा रहे थे और कई बुलंद इमारतों के सामने प्लाटों में बच्चे फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। मैंने अपना सिगार सुलगाने के बहाने एक मर्तबा फिर पीछे मुड़कर देखा तो भूरे कोट वाला भी रुककर यूं पीछे की जानब देखने लगा, जैसे बस या टैक्सी के इंतजार में हो। मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गया। बेटा तो इन सड़कों की आखिरी बार सैर कर रहा है, जी भर कर इनकी रौनक देख ले। थोड़ी देर बाद तो इनसे हमेशा के लिए महरूम हो चुका होगा। मैं बाएं तरफ घूमकर उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा जो मैंने इस खुफिया आदमी के कत्ल के लिए चुनी थी। मैं बिल्डिंग की कोसी सीढ़ियाँ चढ़कर चमकती हुई लॉबी में आ गया। मैंने बाथरूम के गोल शीशे से बाहर देखा। खुफिया आदमी अभी तक लॉबी में नहीं पहुंचा था। ज़रा देर बाद मैं बाहर निकला तो वो मुझे मुंह बाजार की तरफ रुक के यूं खड़ा नजर आया, जैसे किसी का मुंतजिर हो। शिकार मेरे बिछाए हुए जाल के किनारे पर पहुंच गया था। मैं लिफ्ट के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया, उसका बटन दबा दिया जो किसी ऊपर मंजिल पर खड़ी थी। लिफ्ट नीचे आई तो मैंने अंदर जाते ही ग्राउंड फ्लोर के बटन पर दबाव डाल दिया। लिफ्ट रुकी हुई थी। मुझे खुफिया आदमी का इंतज़ार था, जिसे मेरे पीछे वहाँ आना था, और ऐसा ही हुआ। चंद लम्हों बाद वो लिफ्ट के सामने नमूदार हुआ। मैं 3-4 बार उंगली मारते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लिफ्ट में कुछ खराबी लगती है, वो कुछ कहे बगैर अंदर आ गया। चूहा पिंजरे में दाखिल हो चुका था। मैं अपना बेजरर सिगार बुझा चुका था और इस वक्त जहरीला सिगार मेरे हाथ में मौजूद था। मैंने बटन पर से उंगली हटा लिया। कौन से फ्लोर पर जाएंगे? भूरे कोट वाले ने पूछा। नंबर 10 प्लीज़। उसने 10 का हिंसा दबा दिया और लिफ्ट फौरन उठने लगी। इंटेलिजेंस ऑफिसर अपनी पोस्ट सामने की दीवार से टेक लगाकर मुझे अपनी करंजी आंखों से देखने लगा। मेरे पास सिर्फ इतना ही वक्त था जितने वक्त में लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंची। मैंने सिगार मुंह में दबाकर लेटर से सुलगाया
और आहिस्ता से कश लगाते हुए कहा, मौसम अभी सर्द नहीं हुआ दिल्ली में। इंटेलिजेंस वाले ने कोई जवाब ना दिया। वो बराबर मुझे घूरे जा रहा था। मैं सिगार के 3 कश लगाने के बाद उसे दबाता तो उसमें से साइनाइड जहर के महलूल की बारीक फुहार निकलकर सामने खड़े आदमी के चेहरे पर पड़ती। इस खुफिया आदमी की जिंदगी का वक्फा मेरे 3 कश के बराबर रह गया था। चुनाचे तीसरा कश लगाते ही मैंने सिगार का रुख उस आदमी की तरफ कर दिया। आप सिगार से शौक करेंगे। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, मैं सिगार को दरमियान से दबा चुका था। साइनाइड जहर की फुहार निकलकर उसके चेहरे पर पड़ी थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। वो चंद सेकंड सकते में खड़ा रहा, फिर धड़ाम के साथ लिफ्ट के फर्श पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसके सीने पर हाथ रखा। हरकत कल्ब बंद हो चुकी थी। मैंने उसे लिफ्ट के कोने में इस तरह बिठा दिया जैसे वो आराम कर रहा हो। लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुँच कर रुक गया। मुझे खतरा था कि कहीं ऊपर कोई आदमी नीचे जाने के लिए ना खड़ा हुआ। मैं लिफ्ट के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया ताकि कोई आदमी बाहर मौजूद भी हो तो उसे पहली नज़र में लिफ्ट के फर्श पर दीवार के साथ पड़ा मुर्दा दिखाई ना दे। दरवाज़ा खुला तो यह देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि वहाँ कोई नहीं था। मैं तेज़ी से बाहर निकल गया। पीछे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता जाने की तरफ बढ़ गया। 5वीं मंजिल पर आने के बाद मैं अकभी लिफ्ट की तरफ चल दिया। इमारत से बाहर आने तक मुझे किसी खास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सड़क पर आकर मैंने खाली टैक्सी रोकी और उसे मोती नगर चलने को कहकर सीट पर नीम दराज हो गया। मैं सजादा की कोठी से कुछ दूर उतर कर पैदल ही उसकी कोठी की तरफ चल पड़ा। सजादा की माताजी बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी चावल साफ कर रही थी। मैंने झुककर नमस्कार किया और उसके पास ही बैठ गया। सजादा के पिताजी भी अखबार हाथ में लिए वहीं आ गया। मैंने उठकर उनके पाँव छुए। आज पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है तुम लोगों ने? उन्होंने मुझसे पूछा। हाँ पिताजी, सोचा जरा आज तफरीह कर लें। आप तो जानते हैं मुझे इतवार को भी बहुत कम वक्त मिलता है। सजाता के पिताजी लान में बिछी हुई आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। सजाता अंदर हो गया। जब उससे मिलो, माताजी ने मुझे कहा तो मैं उठकर ड्राइंग रूम में आ गया। यहाँ सजाता का भाई अपने जूते पॉलिश कर रहा था। आज डीए दिल्ली का कॉलेज वालों के साथ हमारा मैच है भैया जी। उसने नमस्कार के बाद मुझे बताया, मैं आज के मैच में सेंटर हाफ की पोजीशन पर खेलूंगा। धन्यवाद, तुमने हॉकी में बड़ी अंती की है कुमार। मैं उसे शाबाश देते हुए सजाता के बेडरूम की तरफ बढ़ गया।